कहानी की शुरुआत होती है जब दो स्कूल बसें एक साथ सड़क पर चल रही होती हैं। उनमें बैठे स्टूडेंट्स ट्रिप पर जा रहे होते हैं और सभी काफी खुश होते हैं, मस्ती करते हैं और एक दूसरे पर तकिए फेंकते हुए खेल रहे होते हैं। बाहर का मौसम साफ, धूप वाला और शांत होता है। इसी बीच एक लड़की मित्सुको अकेले बैठकर कविता लिख रही होती है। तभी दो लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, क्योंकि वो बाकी सबकी तरह खेल नहीं रही होती बल्कि लिखने में लगी होती है। वो उसकी कॉपी छीन लेती हैं, जिससे उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है और उसी पल अचानक एक खतरनाक तूफान आता है जो बस को बीच से दो टुकड़ों में काट देता है और स्टूडेंट्स के सिर भी कट जाते हैं। मित्सुको सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि वो उस समय झुकी हुई थी। जब वो वापस खड़ी होती है तो देखती है कि बस की छत उड़ चुकी है और उसके दोस्तों के शरीर आधे कटे हुए पड़े हैं और वो इस खौफनाक दृश्य को देखकर सन्न रह जाती है। कुछ सेकंड बाद दूसरा तूफान पास आता है, लेकिन मित्सुको उसे महसूस कर लेती है और सही टाइम पर झुक जाती है, जिससे वो फिर से बच जाती है। ये तूफान बिजली के खंभों को भी काट देता है। जब बस रुकती है वो नीचे उतरकर रोड पर भागने लगती है। उसे दूसरी बस के स्टूडेंट्स की लाशें दिखाई देती हैं जो जमीन पर पड़ी होती हैं और सब बुरी तरह कटे हुए होते हैं। वो चिल्लाते हुए भागती रहती है, बार बार पीछे देखती है और उसे लगता है कि तूफान फिर से आ रहा है। तभी उसे सामने चार लड़कियां चलती हुई दिखती हैं। वो एक लड़की को पकड़कर जमीन पर गिर जाती है और बाकी तीन लड़कियां तूफान में मर जाती हैं। इस तरह मित्सुको अपनी और उस लड़की की जान बचा लेती है, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता और वो लड़की भी मर जाती है जब मित्सुको उसे बचाने की कोशिश करती है। कुछ लड़के साइकिल चला रहे होते हैं और मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। वो पूरी स्पीड से भागती है और नदी के पास पहुंचती है। वहां उसे और स्टूडेंट्स की लाशें पानी में दिखती हैं। मित्सुको अपना चेहरा पानी से धोती है और अपने खून से सने कपड़े बदलकर साफ कपड़े पहनती है। वो बिना किसी मंजिल के सड़क पर चलती रहती है। कई घंटों तक चलने के बाद वो एक लड़कियों के स्कूल पहुंचती है। वहां उसे अचानक अपनी दोस्त अकी मिलती है। अकी उसे हेलो बोलती है और कहती है कि चलो स्कूल के अंदर चलते हैं। मित्सुको हैरान हो जाती है कि वो और अकी एक ही स्कूल में कैसे हैं। अकी उससे कहती है कि तुम काम क्यों रही हो, हम तो हमेशा से इसी स्कूल में साथ पढ़ते हैं। तभी हवा चलती है तो मित्सुको जल्दी से झुक जाती है, लेकिन इस बार हवा नॉर्मल होती है और कुछ नहीं करती। अकी कहती है कि आज तुम कुछ अजीब लग रही हो और दोनों स्कूल की तरफ चलने लगते हैं। मित्सुको कुछ समझ नहीं पाती और जो कुछ हुआ उसका कोई जवाब नहीं मिलता। फिर से हवा चलती है तो वो घबरा जाती है और भागने लगती है। अकी उसके पीछे भागती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम क्यों डर रही हो। मित्सुको थोड़ा शांत हो जाती है। हम देखते हैं कि टीचर्स भी मित्सुको को जानते हैं और उसे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। जब मित्सुको और अकी अकेले होते हैं तो मित्सुको पूछती है कि क्या मैं सच में यहाँ की स्टूडेंट हूँ। अकी कहती है हाँ बिल्कुल। तब मित्सुको सोचती है कि सुबह जो कुछ हुआ वो शायद सपना या भ्रम था। वो अकी को हवा के बारे में बताती है जिसने उसके दोस्तों को मार दिया। जब वो ये सब बता रही होती है तो वो शॉक की वजह से ठीक से सांस नहीं ले पा रही होती। अकी उसे खिड़की के पास ले जाती है और दिखाती है कि बाहर की हवा नॉर्मल है और खतरनाक नहीं है। वो मित्सुको से कहती है कि अपना हाथ बाहर निकालो और मित्सुको धीरे धीरे शांत हो जाती है जब उसे महसूस होता है कि हवा सच में नॉर्मल है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये सब थोड़ा अजीब लगता है। अकी कहती है कि शायद तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेमोरी लॉस हो गया है, इसलिए तुम्हें याद नहीं कि ये तुम्हारा स्कूल है। इसके बाद दोनों अपने दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज बाकी की क्लास बंक करेंगे। फिर वो स्कूल से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं जहां वो हंसते और खेलते रहते हैं। मित्सुको अब खुश और मुस्कुराती हुई लगती है, पहले जैसी नहीं रहती और जो उसने सुबह देखा था उसे सिर्फ एक सपना मान लेती है। वो उसे पूरी तरह भूल जाती है और उसके बारे में सोचती भी नहीं। लड़कियां झील के पास रुकती हैं, थोड़ा आराम करती हैं। अकी अपनी दोस्तों को मित्सुको के सपने के बारे में बताती है कि कैसे हवा ने उसके दोस्तों को मार दिया, लेकिन उनकी एक दोस्त जिसका नाम रीम है उसे बीच में रोकती है और कहती है कि हो सकता है ये सच में हुआ हो और शायद मित्सुको किसी पैरेलल वर्ल्ड में थी, क्योंकि उसने पढ़ा है कि कई पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। लेकिन बाकी दोस्त उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और सोचते हैं कि वो मजाक कर रही है। फिर उन्हें जमीन पर एक तकिया मिलता है। वो उसे उठाकर आपस में खेलने लगते हैं। तभी मित्सुको दो लड़कियों को पास में खड़े देखती है। वो उन्हें देखकर मुस्कुराती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो अचानक गायब हो जाती हैं। फिर रीम मित्सुको से कहती है कि अगर तुम रियलिटी बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो अनएक्सपेक्टेड हो और नॉर्मल से अलग हो। मित्सुको उसकी बात को गहराई से सोचती है। इसके बाद मित्सुको और अकी वापस स्कूल जाने का फैसला करते हैं और उसी क्लास में जाते हैं। मित्सुको जमीन पर पड़ा तकिया उठाती है और अकी पर फेंकती है। तभी अचानक टीचर उन पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देती है और सभी लड़कियों को मार देती है।
जिसमें अकी भी शामिल होती है, लेकिन मित्सुको ही अकेले बचती है। टीचर कहती है कि ये उन लड़कियों की सजा है जो क्लास बंक कर रही थी। वो मित्सुको को मारने ही वाली होती है, तभी दो लड़कियां आती हैं और उसे लेकर वहां से भाग जाती हैं। वो भागते हुए उस क्लास से गुजरते हैं जहां सारी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। फिर वो दूसरी क्लास में जाते हैं और वहां भी एक स्टूडेंट को मार दिया जाता है। एक लड़की विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी मार दिया जाता है। रीम मित्सुको को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रीम को गोली लग जाती है। वो मित्सुको से कुछ कहती है और फिर मित्सुको बाकी बचे स्टूडेंट्स के साथ भागती है। इस दौरान टीचर्स खिड़कियों से उन स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं जो क्लास बंक कर रहे थे, और वो बिना किसी रहम के सबको मार रहे होते हैं। वो किसी भी लड़की को भागने नहीं देना चाहते। आखिरकार 5 लड़कियां स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। उनमें से एक लड़की मित्सुको से कहती है कि तुम्हें कुछ सोचना होगा और कुछ करना होगा, क्योंकि ये सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मित्सुको समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहती है। फिर हवा आती है और मित्सुको को छोड़कर बाकी सभी लड़कियों को मार देती है। मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। हवा जैसे उसे पीछा कर रही होती है। वो लंबी दूरी तक भागती है जब तक कि वो शहर नहीं पहुंच जाती। वो भीड़ के बीच दौड़ती रहती है जहां सभी लोग औरतें होती हैं। वो तब रुकती है जब उसे पुलिस स्टेशन दिखता है। वो अंदर जाती है और एक पुलिस वाली से मिलती है। पुलिस वाली सोचती है कि मित्सुको पागल है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही होती और सिर्फ रो रही होती है। मित्सुको सांस लेती हुई उसे हवा की तरफ इशारा करती है। तभी मित्सुको हैरान हो जाती है जब पुलिस वाली उसे कीको नाम से बुलाती है और पूछती है कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई हो। मित्सुको जब आईने में देखती है तो और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि आईने में उसका चेहरा पूरी तरह अलग होता है। पता चलता है कि उस पुलिस वाली का नाम टोमो है और वो कीको की दोस्त है। वो उससे कहती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि कुछ ही घंटों में तुम्हारी शादी होने वाली है। मित्सुको पहले से ही शौक में होती है, कुछ समझ नहीं पा रही होती और सोच भी नहीं पा रही होती। वो टोमो को उसे जैसा चाहे वैसा करने देती है। फिर वो एक कार में बैठती है जो उसे चर्च ले जा रही होती है शादी के लिए। अब तक मित्सुको बहुत अजीब और अनोखे एक्सपीरियंस से गुजर चुकी होती है। अजीब बात यह भी होती है कि रास्ते में कई लड़कियां उसे पहचान कर उससे मिलती हैं और कीको को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करती हैं। सब खुश होते हैं कि कीको की शादी होने वाली है। जब वो चर्च पहुंचते हैं तो बहुत सारी औरतें उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं उसे बधाई देने के लिए। फिर वो कमरे में जाती हैं कपड़े बदलने के लिए। वो शॉक में आ जाती है जब वो अकी को देखती है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन अकी धीरे से कहती है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। आवाज नीचे रखो और शांत रहो, मैं तुम्हें बाद में सब समझाऊंगी। बाकी लड़कियां दूल्हे के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो कितना हैंडसम और क्यूट है। फिर वे लोग उसके लिए शादी का ड्रेस लेकर आते हैं। अकी सभी लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल देती है क्योंकि कीको अभी भी नर्वस होती है। जब वे दोनों अकेले होते हैं, अकी उसे उसके असली नाम से बुलाती है और कहती है कि जो मैं कहूं वो करना, शांत रहना और घबराना मत। अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वे लोग हमें देख रहे हैं। कीको अकी पर भरोसा करती है और उसे सब करने देती है। वो शादी का ड्रेस पहन लेती है। जब वो तैयार हो जाती है, कुछ लड़कियां आती हैं और उसे चर्च ले जाने की बात करती हैं, लेकिन अकी अचानक उन पर हमला कर देती है और सबको मार देती है ताकि कीको को लड़ना सिखा सके। वो उसे एक टूटी हुई बोतल देती है और कहती है कि अगर कोई तुम्हें असहज करे तो उस पर हमला करना। इसके बाद कीको दूल्हे की तरफ बढ़ती है। हाथ में फूलों की जगह टूटी बोतल होती है। वहां सारे गेस्ट लड़कियां होती हैं जो ताली बजा रही होती हैं और कीको को पसंद कर रही होती हैं। आखिर में वो एक ताबूत देखती है जिसमें उसका दूल्हा होता है। अचानक गेस्ट्स अजीब हरकतें करने लगते हैं और कीको का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसे ताबूत की तरफ धक्का देते हैं। जब ताबूत खुलता है तो दूल्हे का चेहरा सूअर जैसा होता है। लड़कियां चाहती हैं कि वो उसे किस करे, लेकिन कीको टूटी बोतल से उस पर हमला कर देती है। वो कुछ लड़कियों को मार देती है। तभी अकी वापस आती है और उसकी मदद करती है, लेकिन तभी स्कूल की वही टीचर्स भी वहां आ जाती हैं। कीको और अकी उनसे लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद वे दोनों वहां से भाग जाते हैं और चर्च से बाहर निकलते हैं। अकी टीचर्स का ध्यान भटकाती है ताकि कीको भाग सके। तभी एक लड़की स्पोर्ट्स ड्रेस में आती है और कीको को एक नए नाम से बुलाती है। कहती है आयुमी और उसे मैराथन में शामिल होने के लिए कहती है। कीको जब आईने में खुद को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो पूरी तरह बदल चुकी होती है और अब स्पोर्ट्स कपड़े पहने होती है। अब उसका नाम इजुमी होता है और वो एक फेमस मैराथन रनर होती है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। वहां एक बड़ी भीड़ उसका नाम चिल्ला रही होती है और वो दौड़ने लगती है। वो बाकी रनर्स के साथ दौड़ती है और उसके साथ ही कहते हैं कि तुम स्कूल के समय से ही बहुत तेज थी। इजुमी को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करती और कुछ जानना भी नहीं चाहती। उसे अपना बचपन याद आता है जब वो दौड़ा करती थी। फिर वो सोचती है कि क्यों ना इस पल को एंजॉय किया जाए और दौड़ती रहती है। तभी उसे अपने स्कूल के दोस्त भी उसके साथ दौड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन अचानक वही सुअर और टीचर्स उनका पीछा करने लगते हैं। लड़कियां इजुमी से कहती हैं कि उसे बहादुर बनना होगा और वही इस दुनिया से बाहर निकल सकती है। इजुमी ट्रैक से बाहर निकलकर बहुत तेज भागती है और एक गुफा तक पहुंच जाती है।
वहां एक लड़की उसे देखती है और उसे कुछ और लड़कियों के पास ले जाती है जो दिखने में बहुत अजीब और डरावनी होती हैं। उनके बाल उनके चेहरे को ढके हुए होते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम नहीं मरी तो हम सब मर जाएंगे, और वो इजुमी को मारने की कोशिश करती है। तभी अकी सही समय पर पहुंचती है और अपनी दोस्त को रोकती है। वो इजुमी से कहती है कि बार बार ये लाइन दोहराओ, मैं मित्सुको हूँ। इजुमी उसकी बात मानती है और बार बार कहती है, मैं मित्सुको हूँ। आखिर में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। मित्सुको अकी से कहती है कि उसे सब कुछ समझाए। अकी बताती है कि हम अभी एक नकली दुनिया में हैं। ये सब एक तरह की इल्यूजन है और तुम यहाँ की मुख्य किरदार हो। अगर तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपने हाथ की कलाई से ये 2 तार निकालने होंगे और मुझे मारना होगा। इस तरह मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम आजाद हो जाओगी और कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाओगी। मित्सुको ये करने से मना कर देती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती। मित्सुको अपनी दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, तो अकी उसे थप्पड़ मारते हैं ताकि वो मान जाए। मित्सुको मजबूरी में ऐसा करती है और अपनी कलाई से वो दोनों तार खींच लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, अकी 2 हिस्सों में कट जाती है। मित्सुको आखिरकार आजाद हो जाती है और असली दुनिया में पहुंच जाती है। वो खुद को एक रेस्टोरेंट में पाती है और पहली बार अपने सामने मर्दों को देखती है। जब वो आगे बढ़ती है तो दीवार पर एक पोस्टर देखती है जिसमें उसकी, कीको और इजुमी की तस्वीर होती है। पता चलता है कि ये गेम का पोस्टर है और ये तीनों उसी गेम की मेन कैरेक्टर्स हैं। फिर ये भी सामने आता है कि मित्सुको अब एक ऐसी दुनिया में है जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं और उन्हीं का कंट्रोल है। वहाँ के लोग हिंसा और सर्वाइवल गेम्स को पसंद करते हैं और उस गेम का नाम टैग होता है जिसमें मित्सुको, कीको और इजुमी जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। एक आदमी मित्सुको से मिलता है और उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम अब फ्यूचर में हो। मित्सुको ये सुनकर शॉक में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को फिर से एक गुफा जैसी जगह में पाती है। इस गुफा में उन सभी कैरेक्टर्स के मॉडल रखे होते हैं जो उस गेम में थे, जैसे उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया हो। मित्सुको वहाँ चलते हुए एक बूढ़े आदमी को देखती है जो टैग गेम खेल रहा होता है मित्सुको के कैरेक्टर से। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम अब 15 साल आगे के भविष्य में हो। जब तुम हाई स्कूल में थी तब मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन जब तुम मर गई तो मैंने तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का डेटा लेकर तुम सबकी 3D कॉपी बना ली। मित्सुको ये सुनकर हैरान रह जाती है और अपनी और अकी की कॉपी देखती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने ये कॉपी इसलिए बनाई ताकि उन्हें अपने गेम में इस्तेमाल कर सकूं। तभी एक जवान आदमी आता है और मित्सुको से कहता है कि वो उसके साथ बेड पर चले। बूढ़ा आदमी मित्सुको को मजबूर करता है कि वो उसकी बात माने। मित्सुको उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसे छूने वाला होता है, मित्सुको को रीम की बात याद आती है कि अगर तुम इस नकली दुनिया से बाहर निकलना चाहती हो तो कुछ अलग और अनएक्सपेक्टेड करना होगा। मित्सुको उसी सलाह को मानती है। वो अचानक उस आदमी पर हमला कर देती है और चिल्ला कर कहती है कि लड़कियों को खिलौने की तरह इस्तेमाल मत करो। वो तकिया उठाकर उसे मारती है और तकिए के पंख लाल हो जाते हैं। फिर वो बूढ़े आदमी से छड़ी छीन लेती है और खुद को मार देती है। बूढ़े आदमी शॉक में आ जाता है और चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी मौत से गेम खराब हो जाता है। सच में तीनों कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं और मित्सुको आखिरकार असली दुनिया में आजाद हो जाती है और यहीं पर कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।